नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका एसएनए यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट और जीडीपी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहले पार्ट में, इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम दो चीज़ें देखेंगे। एसएनए क्या होता है यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स क्या होता है, और एसएनए 2008 क्या है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। आगे वाले लेक्चर्स में फ्रेंड्स हम जीडीपी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर देखें, द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एसएनए इज अ कोहेरेंट, कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड टेबल्स that are based on set of internationally agreed concepts, definitions, classification and accounting principles। ठीक है, अभी पढ़ते चलते हैं। ठीक है, it provides a complete accounting framework within which economic data may be collected and presented in a way suitable for the economic research, decision making and policy making। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और। Countries use SNA developed by United Nations after extensive consultation for the aim of global uniformity and comparability। Okay, all UN member nations are advised to prepare and report their national account statistics (NAS) in accordance with the structure and framework outlined in 2008 SNA, जो कि अपडेटेड वर्जन है 1993 SNA का। ठीक है, इतना सब पढ़ लिया, अब समझने का प्रयास करेंगे पूरा। देखो क्या है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर नेशंस हैं, उनको कहा गया कि आप नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स आप अपनी प्रेजेंट करेंगे। अपने देश का नेशनल अकाउंट प्रेजेंट करिए, पूरे देश का लेखा जोखा। ठीक है, जैसे कंपनियों का लेखा जोखा होता है, पूरे देश का लेखा जोखा आपको प्रेजेंट करना है। उसके लिए जो है इन्होंने स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बनाया, जिसे ही नाम स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल अकाउंट एसएनए का नाम दिया गया, जिसका लेटेस्ट वर्जन 2008 है और पहले एसएनए 1993 होता था। ठीक है, तो आई बिलीव अब आपको चीज़ें थोड़ा सा अब समझ में आई होंगी। ठीक है, कंट्री एसएनए जो है, कंट्री यूज करती हैं एसएनए, जिसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन फॉर द एम ऑफ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन फॉर द एम ऑफ ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी। मतलब अलग अलग कंट्रीज के डेटा को हम कंपेयर कर सकें, उनमें एक जैसापन रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, इसी के लिए एसएनए को डेवलप किया गया, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट को डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया सर? यूनाइटेड नेशन द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, एसएनए प्रोवाइड करता है कंप्लीट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जिसके विद इन व्हिच इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है इन अ वे जो कि इकोनॉमिक रिसर्च के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो बस आपको अब और चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स के बारे में, देश की बैलेंस शीट, डिफरेंट टेबल्स, है ना, कुल मिलाकर के देश का नेशनल अकाउंट प्रेजेंट किया जाता है इसके थ्रू। बेसिकली हम यही कहेंगे। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एक कोहेरेंट, कंसिस्टेंट और इंटीग्रेटेड कलेक्शन होता है, इकट्ठा किया जाता है चीज़ों को, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है, डिफरेंट टेबल्स होती हैं, जो कि बेस्ड होती हैं, किस पर आधारित होती हैं ये सारा डेटा? बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनली एक एग्री किया गया है कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, उसको एग्री किया गया है और उसी के आधार पर ही इसे प्रिपेयर किया जाता है। इसी में ही मतलब एसएनए में जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो सब एसएनए में बताए गए हैं। किसके द्वारा बताए गए हैं सर? यूनाइटेड नेशन द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मतलब ये क्या क्या बातें चल रही हैं। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, अगर वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ठीक है, तो उनको जो है अपना नेशनल अकाउंट बनाना होता है। जैसे कंपनियां बैलेंस शीट बनाती है, उसी तरीके से हमारे कंट्री नेशनल अकाउंट बनाएगी। उसी नेशनल अकाउंट को सर जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट कहा गया और लेटेस्ट वर्जन 2008 है इसका। बस ओके, with structural transformation in the economy it is necessary to revise base year of macroeconomic indicators, जैसे जीडीपी का, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी का, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। मेरे ख्याल से ये चैप्टर नंबर 12 में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं हमने। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दैट इंडिकेटर्स रिमेन रिलेवेंट एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल चेंजेस। कहना क्या चाहते हैं सर? ये कहना चाहते हैं कि चाहे जीडीपी आपको मेजर करनी है, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नापना है, चाहे आईपीपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको नापना है, मेजर करना है फ्रेंड, तो उसके लिए आपको क्या करना है? बेस ईयर जो है
अपडेट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ये जरूरी होता है। जैसे हमने बेस ईयर अगर 1960 को बना रखा है कभी, तो अब 1960 वाले डेटा के आधार पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अगर आपको रेलेवेंट बने रहना है, इन इंडिकेटर्स को रेलेवेंट बने रखना चाहते हैं और एक्यूरेटली चाहते हैं कि वो जो है जो भी चेंजेस है उसको दिखाए, तो भाई 1960 की जगह 2004-5 कर दीजिए, 2020 आ रहा है 20-21 कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू डू इट। बस यही कहा गया है यहाँ पर। ओके, तो इंडिया में इसी तरीके से उसी क्रम में इंडिया में जीडीपी सीरीज बेस ईयर जो है 2004 और 5 हुआ करता था, जिसको 2011 और 12 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि अगर आप बेस ईयर नहीं अपडेट करोगे तो चीज़ें रिलेवेंट नहीं रहेंगी, जीडीपी का डाटा सही नहीं रहेगा, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को नहीं दिखा पाएगा। और ये 30 जनवरी 2015 को लागू हुआ। क्या कि हमारा जो बेस ईयर है जीडीपी के लिए वो 2011-12। बेस ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? बेस ईयर ऐसा होता है कि कोई एक ईयर जैसे 2011 और 12 को बेस ईयर मान लिया गया, तो ये मान लेते हैं कि हमारी जो है बेस ईयर पे किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है फॉर एग्जांपल। तो अभी क्या चल रहा है सर? 2024-25, 25-26 चल रहा है। अभी मान लो वही चीज़ जो है सेम चीज़ अगर 250 रुपये की है, तो एक आइडिया हमको लगता है भाई कि हाँ बेस ईयर पे 100 रुपये था, आज कितना है, तो हम एक कंपेयर कर सकते हैं सर, पता तो चले। जैसे आप मान लीजिए आपने एक बेस ईयर सेट किया, जब आपकी नौकरी लगी, से मैं मान लेता हूँ कि आपकी 2016 में नौकरी लगी, तो आपने 2016 में आपके परिवार की, आपके घर की स्थिति क्या थी, और अभी 2025 में आपके घर के परिवार की स्थिति क्या है, कब कंपेयर कर पाएंगे? तभी तो कंपेयर करेंगे। पहले जैसे हम बोलते थे पहले हम बहुत गरीब हुआ करते थे, आज हम अमीर हैं, क्यों बोलते हैं? कहीं से तो कंपेयर किया ना, आपने बेस ईयर बनाया होगा, ठीक है, तभी तो आप बता रहे हैं कि हमारे बाप दादा जो है गरीब हुआ करते थे, खानदानी गरीब नहीं है, पहले अमीर होते थे फिर गरीब हुआ, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो ये हो गया सर। उसके बाद में ये फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ दैट सोर्सेज एंड टेक्निक इन अकॉर्डेंस विद द SNA 2008। तो इन्होंने बोला कि भाई सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 को फॉलो करने के तहत ही जो जीडीपी का बेस ईयर था 2004-5 उसको 11-12 कर दिया गया 30 जनवरी 2015 को। ठीक है फ्रेंड, तो बस मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, हर कंट्री का अपना नेशनल अकाउंट बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जितनी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनसे कहा जाता है भाई अपना डेटा प्रेजेंट करो, ऐसा प्रेजेंट करो कि सब देख सके, सब समझ सके। जैसे बैलेंस शीट का एक फिक्स प्रोफार्मा है, वैसे ही डेटा प्रेजेंट करेंगे तो सभी कंपनियों को आप कंपेयर कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से कंट्रीज का कंपेयर करना है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी इकोनॉमी का मेजरमेंट करना है, तो कैसे करेंगे? SNA के थ्रू करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट में क्या आता है? आपका ये सारे इंडेक्सेस क्या हैं? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक के ही हैं। देखिए जीडीपी हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दीज ऑल थिंग्स आर इन देयर। ओके, ठीक है, तो हमने बता दिया SNA जो है, यहाँ पर कहा गया कि यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनको नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS प्रिपेयर करना होता है, और वो SNA सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि भाई जितने भी इंडेक्सेस हैं जिनको आप यूज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्सेस जितने भी हैं, मैक्रो इकोनॉमी मतलब बड़े स्तर की, पूरे देश की इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी मतलब छोटे स्तर की, है ना, माइक्रोस्कोप से ही छोटी चीज़ों को देखा जाता है उसी तरीके से। तो ये CPI, GDP और ये IPP जो कुछ भी है फ्रेंड्स, ये बोलते हैं कि भाई इनका जो है बेस ईयर लगातार आप बदलते रहें ताकि ये सही से जो है डाटा को दिखा पाएँ और रिलेवेंट बने रहें। इसी क्रम में GDP जो है पहले बेस ईयर 2004-5 हुआ करता था हमारे देश में, उसको 30 जनवरी 2015 को 11-12 कर दिया गया बेस ईयर उठा करके, ताकि हम SNA 2008 को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो अब SNA 2008 फ्रेमवर्क की हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर 2008 SNA फ्रेमवर्क की बात करेंगे। द 3 मेजर कंपोनेंट इन्फ्लुएंसिंग द प्रेजेंट रिवीजन एक्सरसाइज इंक्लूड, 3 चीज़ें जिन्होंने मतलब 1993 की जगह पर 1993 की जगह पर बोला कि 2008 लाना है, तो 3 मेजर चेंजेस कौन कौन से आए? पहला, रिवीजन ऑफ बेस ईयर टू अ मोर रिसेंट ईयर फॉर मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी इन रियल टर्म्स। मतलब इन्होंने बोला कि जो बेस ईयर है उसको मोस्ट रिसेंट ईयर में लेकर के आओ, बेस ईयर को मोस्ट रिसेंट ईयर में लेकर आओ, यानी 2004-5 की जगह पर 2011 एंड 12 की तरफ बढ़ने की बात कही इन्होंने। कंप्लीट रिव्यू, और ऐसा क्यों किया? ताकि भाई जो है जो कुछ भी है इकोनॉमी रियल टर्म में मीनिंगफुल एनालिसिस उसकी की जा सके। कंप्लीट रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड इन द एस्टिमेशन ऑफ वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेटर। वेरियस इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेटर में क्या? आपका GDP हो जाएगा, आपका CPI हो जाएगा, WPI हो जाएगा, IPP हो जाएगा, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं। ओके, तो
इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ द अल्टरनेटिव डेटाबेस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो इन्होंने बोला कि भाई जो भी डेटाबेस आप यूज करते हैं, जहाँ से भी जैसे जीडीपी कैलकुलेट हो रही है तो कहीं ना कहीं का डेटा आप यूज करते होंगे, सीपीआई कैलकुलेट की जा रही है तो कहीं ना कहीं से डेटा आप उठाते होंगे। जैसा मैंने बताया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए क्या है, एक फिक्स बास्केट है, उसमें 15-20 आइटम या 50 आइटम रखे हुए हैं कि ये चीज़ें नेसेसरी हैं लोगों के लिए। फिर उनको क्या है कि जो स्टैटिस्टिक विभाग हैं उनके ऑफिसर्स होते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और रेट पता करते हैं, फिर उस रेट को डेटाबेस में अपडेट किया जाता है और फिर उस डेटाबेस को यूज करके सीपीआई निकाली जाती है। ठीक इसी तरीके से जीडीपी भी, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश स्तर पर कुल कितना प्रोडक्शन हो, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई तो डेटा होगा ना सर, कहीं से तो पता चलता होगा कि हाँ इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो वही बोल रहा है कि इस डेटाबेस को हमें रिव्यू करने की जरूरत है और अगर जरूरत पड़े तो हम इंडिविजुअल अल्टरनेटिव डेटाबेस का भी यूज करने में पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़े तो दूसरा डेटाबेस यूज कर लो, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है टू द एक्सटेंट फिजिबल इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल गाइडलाइन ऑन द कंपैरिजन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 prepared under the auspices of the Inter Secretariat Working Group of National Account comprising of European Community, European Union। ठीक, ब्ला ब्ला, ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है। मतलब ये बोलते हैं कि जहाँ तक संभव हो, एसएनए 2008 बोलता है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 बोलता है, जहाँ तक संभव हो आपको इंटरनेशनल गाइडलाइन को फाइल इंप्लीमेंट करना चाहिए, इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। जैसे वेसल गाइडलाइन है तो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एसएनए 2008 जो है किसने प्रिपेयर किया था? तो सर ये प्रिपेयर करने वाले थे इंटर सेक्रेटरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट। ठीक है, इंटर सेक्रेटरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट, ये देखिए यहाँ पर इंटर सेक्रेटरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इन्होंने ही एसएनए 2008 बनाया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस सेक्रेटरिएट में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं? तो सर उसमें यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, उसके बाद में आईएमएफ है, उसके बाद में ओईसीडी है, यूएन है और डब्ल्यूबी है। जितने मैंने बताए, क्या क्या बताया सर मैंने? यूरोपियन यूनियन हो गई हमारी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ हो गया, ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गए। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मिल करके बनाते हैं इंटर सेक्रेटरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट। ये ग्रुप बनाते हैं इतने लोग। ठीक, और थोड़ा और डिटेल में जो इन्होंने लिखा है कि भाई इनमें कौन कौन लोग होते हैं, यूरोपियन कम्युनिटीज या यूरोपियन यूनियन होती है, इसको नाम दिया यूरोस्टैट। यूरोस्टैट का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, यूरोपियन स्टैटिकल ऑफिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, यूनाइटेड नेशन हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया। ओके, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा और देखिए, इन्होंने बोला कि भाई जो है किसने जो है एसएनए 2008 किसने प्रिपेयर किया है? तो ये किया गया है ISWGNA यानी इंटर सेक्रेटरिएट वर्किंग ग्रुप नेशनल अकाउंट्स के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये हमारी बातें हो गई। फिर एसएनए के बारे में इंडिया से रिलेटेड बात करनी है, तो हमने यहाँ पर फ्रेंड 3 चीज़ें देखी कि एसएनए 2008 फ्रेमवर्क में 3 चीज़ें जिन्होंने प्रभावित किया कि हाँ हमें एसएनए 2008 फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। पहला, इन्होंने कहा कि जो बेस ईयर है उसको मोस्ट रिसेंट ईयर के पास लाने की कोशिश करिए। दूसरा, जहाँ से भी डेटा आप उठाते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का, एग्रीगेटर का, उस डेटाबेस को अपडेट करिए, रिव्यू करिए, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरा डेटाबेस यूज करिए। और तीसरा, इन्होंने बताया कि एसएनए 2008 कौन प्रिपेयर करता है? इन्होंने बोला कि भाई इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में एसएनए 2008 को अडॉप्ट करना चाहिए। एसएनए 2008 किसने बनाया है? तो सर ये बनाया है इंटर सेक्रेटरिएट वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल अकाउंट, जिसने एसएनए 2008 बनाया है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? यूरोपियन यूनियन है, जिसे यूरोस्टैट का नाम दिया गया, यूरोपियन स्टैटिकल ऑफिस कहा गया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है और ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इतने सारे लोग इसमें लगे हुए थे। अब बात करते हैं हमारे देश में एसएनए की क्या स्थिति रही है। ओके, इंडिया एंड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एसएनए 2008। द सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इशूड फ्रेश एंड अमेंडेड नेशनल अकाउंट डेटा इन जनवरी 2015 रिजल्टिंग द 2 चेंजेस। तो सीएसओ ने हमारे यहाँ नेशनल अकाउंट का डेटा 2015 में रिलीज़ किया था, जनवरी 2015 में। तो हमें ये भी क्लियर हो गया भाई कि हमारे देश में नेशनल अकाउंट का जो डेटा है वो कौन जारी करता है? कौन जारी करता है सर? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इसमें 2 चेंजेज आए। पहला, बेस ईयर जो है अब चेंज किया गया 2005, 4 और 5 से 2011-12 कर दिया गया।
ठीक है। बेस ईयर को 2004-05 से 2011 किया गया, 11-12, और दिस वाज डन इन कंप्लायंस विद द नेशनल स्टैटिकल कमीशंस प्रपोजल टू चेंज द बेस ईयर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर एवरी 5 ईयर। तो ऐसा क्यों किया गया? पहला चेंज था कि जो बेस ईयर है 4-5 की बजाय 11 और 12 हो गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एनएससी नेशनल स्टैटिकल कमीशन द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, है ना, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड एवरीथिंग, इन सब का बेस ईयर हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशन एनएससी की थी। इसी की वजह से इसे 2004-05 की जगह पर 11-12 किया गया। ठीक है। दूसरा, द टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट्स हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड दिस टाइम टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008। साथ ही साथ में जो हमारे नेशनल अकाउंट को कैलकुलेट करने की टेक्निक थी उसको भी बदल दिया गया, रिवाइज कर दिया गया, ताकि हम एसएनए 2008 के जो स्टैंडर्ड हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उनको फॉलो कर सकें। ठीक है, उनको हम फॉलो कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। मेजर चेंजेस जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं रिवीजन ऑफ एसएनए, कौन कौन से चेंजेस आए? तो पहला, द हेडलाइन ग्रोथ रेट विल henceforth बी मेजर्ड बाई जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो इन्होंने कहा कि होलसेल जो आपका ग्रोथ रेट है, हेडलाइन ग्रोथ रेट वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस पर की जाएगी। ठीक है, which will be referred to as GDP as to practice internationally। ठीक है, मतलब कहने का कि जीडीपी कहा जाएगा इसको, लेकिन एक्चुअल में ये जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर जीडीपी, नीचे यहाँ मार्केट प्राइस लिखा जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले यही चीज़ जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किया जाता था, पहले फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता था, मार्केट प्राइस पे। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है मार्केट प्राइस, हम जीडीपी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं केवल हल्का सा ऐसे टच करते हुए निकल रहा हूँ। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, देखो किसी चीज़ को बनाने के लिए बिजली, पंखा, है ना, लेबर, ज़मीन, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो उसको बनाने में जितना भी खर्चा इन सब चीज़ों में लगता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 100 रुपये आया, लेबर को हमने जो है 500 रुपये दिए, रेंट हमने 200 रुपये भरा, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं। वो फैक्टर जो जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट बना, तो उन सबको जोड़ करके फैक्टर कॉस्ट निकलती है। और जब इसी प्रोडक्ट को बनने के बाद में आप मार्केट में ले जा करके सोचो 150 का बेच रहे हो, तो ये मार्केट का प्राइस है, दैट इज मार्केट का प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैंने बता दिया है। एस्टीमेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीबीए, ईच सेक्टर विल नाउ बी प्रोवाइडेड एट बेसिक प्राइस रेदर देन फैक्टर कॉस्ट। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या होगा कि जीबीए जो कैलकुलेट किया जाएगा, अब वो जो है बेसिक प्राइस पर किया जाएगा, ना कि फैक्टर कॉस्ट पर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस देखा था, अब सर ये बेसिक प्राइस आ गया। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस भी समझाता हूँ। देखिए, फैक्टर कॉस्ट में मैंने बताया था कि कोई सामान बनाने में जो खर्चा लगे बेसिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा, लेबर में कितना कॉस्ट, मशीनरी में कितना कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, तो उसे फैक्टर कॉस्ट। सोचो 100 रुपये है, ठीक है, मार्केट में ले जा करके बेचने का प्रयास किया तो 150 रुपये का बेचा। ठीक है, इसमें अपना प्रॉफिट सब जुड़ा होगा। तो बेसिक प्राइस क्या होता है फ्रेंड? जैसे हमने बनाने में 100 रुपये लगे, ठीक है, प्लस इस पर जो है टैक्स लगाएंगे, मान लेते हैं 18% टैक्स लगा दिया हमने, तो भाई अभी कितने का हो गया? 118 रुपये का हो गया। तो ये जितने का जो है, मतलब ये टैक्स और सब्सिडी मिला करके, टैक्स जुड़ेगा और सब्सिडी घटा दी जाएगी। सोचो सरकार ने हमको 10% की सब्सिडी दे दी, 10% की सब्सिडी दे दी, तो ये हमारा प्रोडक्ट 108 रुपये का बनेगा। फाइनल बना मेरा 100 रुपये का है, लेकिन सरकार को टैक्स दिया और प्लस सब्सिडी रिसीव करके ये 108 का तैयार हुआ। तो ये फ्रेंड जो है बेसिक प्राइस हो जाता है। इसी 108 रुपये के प्रोडक्ट को हम मार्केट में 150 रुपये के बेचेंगे, ताकि हमको भाई कम से कम जो है 42 रुपये का फ़ायदा हो। तो ये 150 में जब आपने बेचा तो दैट इज़ मार्केट प्राइस। ओके, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको, बाकी और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक है। इंक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडी, जैसे आपका सेबी का हो गया, पीएफआरडीए हो गया, है ना, पीएफआरडीए,
पेंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए क्या बताया इन्होंने कि भाई मेजर चेंजेस हमने क्या लाए, SNA 2008 के रिवीजन में मेजर चेंजेस क्या है। पहला, हेडलाइन ग्रोथ रेट अब GDP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। किस पे? GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे किया जाएगा। पहले किस पे किया जाता था? GDP एट फैक्टर कॉस्ट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद में ग्रॉस वैल्यू एडेड को अब फैक्टर कॉस्ट की जगह पर बेसिक प्राइस पर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैक्टर कॉस्ट की जगह पर मार्केट प्राइस पर किया जाना शुरू किया। जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट की जगह पर मार्केट प्राइस, और जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, हम समझेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। तो जीबीए को जो है फैक्टर कॉस्ट की जगह पर अब किस पे किया जाएगा? बेसिक प्राइस पर किया जाना शुरू किया गया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जहाँ से भी डेटा मिले उन सब डेटा का इंक्लूजन करो अपने नेशनल अकाउंट को बनाने के लिए। जैसे सेबी से डेटा आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से डेटा आ रहा है, स्टॉक ब्रोकर से, म्यूचुअल फंड से, पेंशन फंड से, PFRDA से, IRDA, जहाँ से भी डेटा मिले सभी जगहों से डेटा आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी। अब अगला टॉपिक लेंगे जो कि है चॉइस ऑफ 2011 एंड 12 एज बेस ईयर। तो 2011-12 को ही बेस ईयर क्यों बनाया गया? 2011-12 को ही बेस ईयर क्यों बनाया गया? तो ऐसा क्यों हुआ कि जो है बेस ईयर 2011-12 लिए गए, ये हम समझने को प्रयास करेंगे। इन इंडिया द बेस ईयर इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स वर रिवाइज्ड डिसेंटली, यानी हर 10 साल में। मतलब नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर था वो हर 10 साल में जो है चेंज किया जाता था, ठीक है। किससे रिवाइज किया जाता था? एवरी डिसेंटली, मतलब हर 10 साल में। बिकॉज in the base year estimate the national accounts aggregates the workforce estimate particularly for the unorganized sector were derived from population census। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि पहले फ्रेंड्स जो है जनगणना होती थी, उसी जनगणना के साथ ही हम अपने नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के बेस ईयर को भी अपडेट करते थे। जैसे जनगणना हुई मान लो 1970, कितना 1970 1971 में, तो हमने रिवाइज करके 70-71 कर लिया। फिर 1980-81 में 80-81, मतलब 80-81 जनगणना होते होते 84-85 आ जाता है, ठीक है। 85-85 आ जाता है, 1985 आ जाता है। तो जब 1950 में जनगणना कंप्लीट होती थी तो 10 साल बाद जो है इसको 1980-81 बेस ईयर बदल दिया जाता था। बस यही ये कहना चाहते हैं कि भाई जो है पॉपुलेशन के सेंसस से ही डेटा निकालते थे कि भाई जो है नेशनल अकाउंट का एग्रीगेट, यानी जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, वर्क फोर्स कितनी है हमारे पास में, उसका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने वर्कर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है पॉपुलेशन सेंसस से डेटा लेते थे। और वो 10 साल में जो है चूँकि पॉपुलेशन की जनगणना होती थी, जनगणना जो होती थी वो एवरी 10 ईयर होती थी, इसलिए बेस ईयर को हर 10 साल में रिवाइज कर दिया जाता था, ठीक है। ये प्रैक्टिस जो है 1980-81 तक जो है की गई। ये काम जो है 1980 और 81 तक ये काम चलता रहा कि हर 10 साल पे हम जो है नेशनल अकाउंट का बेस ईयर हर 10 साल में चेंज करेंगे। लेकिन 1993 सिंस 1993-94 सीरीज CSO हैज़ बीन यूजिंग वर्क फोर्स एस्टिमेट फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्विनक्विनियल, यानी एवरी 5 ईयर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो 1993 और 94 की जब सीरीज आई नेशनल अकाउंट की, तो CSO ने क्या किया, उसने NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उठाया। किस चीज़ का डेटा? एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसे EUS कहा गया। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा उठाया। कौन बनाता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा? सर ये NSSO द्वारा बनाया जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। और इसका रिवीजन हर 5 साल में किया जाता है, क्विनक्विनियल, हर 5 साल में इसका रिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके पहले क्या होता था, पॉपुलेशन सेंसस से हम डेटा उठाते थे। अब हमने जो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से डेटा उठाना शुरू किया 1993-94 से। और ये डेटा कौन बनाता है? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। हेंस क्या हुआ, हेंस द बेस ईयर ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स आर गेटिंग रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर coinciding with the year for which the NSSO conducts quinquennial employment and unemployment survey। तो इसलिए क्या हुआ कि जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का जो बेस ईयर है वो रिवाइज हो रहा है अब हर 5 साल में। क्यों? क्योंकि हम जनगणना को छोड़ करके अब कहाँ चले आए? EUS के पास चले आए, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के पास चले आए। और ये कौन कंडक्ट करता है? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, हर 5 साल पे किया जाता है। तो हर 5 साल पे इनकी जनगणना, मतलब इनका डेटा निकलता है EUS का, और हर 5 साल बाद हम अपना बेस ईयर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हर 5 साल में। द प्रीवियस सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट वाज बेस्ड ऑन
एनएसएस, एनएसएस क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे। एनएसएस क्या है? वही जो एनएसएसओ था उसी में से वो हटाया है। नेशनल सैंपल सर्वे 61st राउंड क्विनक्विनियल यूएस परफॉर्मेंस इन 2004-5 व्हिच वाज फॉलोड बाई क्विनक्विनियल यूएस इन 2009 एंड 10। मतलब कहने का ये हुआ कि 2004 और 5 में यूएस का डेटा निकाला गया है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा निकाला गया 2004 और 5 में। ठीक है, क्लियर हो गई बात, जो कि 5 साल बाद हुआ था। फिर उसके 5 साल बाद अगर देखें तो 2009 और 10 में फिर से जो है क्विनक्विनियल यूएस होना चाहिए था, मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होना चाहिए था। तो हम इतना ज़्यादा मगजमारी क्यों कर रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं, हम इतना ज़्यादा बेस ईयर पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई चलो 1980 और 81 तक तुम जनगणना के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है, फिर तुमने इसको 1993 में 1993 1994 में आपने चेंज किया, तो चलो ठीक है, तुमने 2004 और 2005 ले लिया, तो उसके 5 साल बाद भाई 2009 और 2010 होना चाहिए, तो तुम 11-12 पे क्यों गए? सवाल ये है सर कि हमने आपको बताया कि भाई हमारा जो है 2011 और 2012 का चल रहा है, तो ये होना चाहिए था सर 2009 और 10, 11-12 क्यों हो गया? हम इसी बात का जवाब यहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगली जो ये यूएस रिपोर्ट आई सर 2009-10 में आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 2008 में फ्रेंड्स रिसेशन हो गया था। हाउएवर बिकॉज इट फॉलोड द ग्लोबल रिसेशन ऑफ 2008 द ईयर वाज नॉट डीम्ड नॉर्मल। तो मतलब 2008 में दुनिया मंदी से गुजरने लगी जब, तो जो है 2008 को नॉर्मल ईयर के तौर पर नहीं माना गया। बोले कि यार ये तो खतरनाक ईयर है, इस ईयर का डेटा ठीक नहीं रहेगा, तो इसीलिए एज ए रिजल्ट एक न्यू ईयूएस हुआ, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करवाया गया। कब? 2011 और 12 में। 2011-12 में फिर से सर्वे हुआ। 2009 में और 10 में तो सर्वे हुआ था, लेकिन उसके डेटा इतने खराब थे रिसेशन की वजह से, क्योंकि 2008 में रिसेशन था तो डेटा गड़बड़ था, तो सरकार ने इसको कहा कि दोबारा से हम करेंगे सर्वे, फिर से करवाया 2011 और 12 में, इसीलिए 2011-12 को ही बेस ईयर बनाया गया। ठीक है, तो ये हुआ। द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे वर यूज टू कंपाइल द एस्टीमेट्स ऑफ न्यू सीरीज विद द बेस ईयर 2011-12, जो कि जो है इशू किया गया 30 जनवरी 2015 को। तो 30 जनवरी 2015 को ये कहा गया कि भाई ये जो चूंकि यूएस का डेटा 2011-12 पर आधारित है, इसलिए हमारा भी बेस ईयर जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स का, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का 2011 और 12 ही होगा। ठीक है, बात क्या मेरी आपको समझ में आई? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो यही है कंसर्न। क्या था इनका? भाई कंसर्न इनका यही था कि चॉइस ऑफ 2011-12 क्यों, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, चॉइस ऑफ 2011-12 बेस ईयर क्यों, सवाल ये था। तो देखिए हमने आपको बताया कि भाई 1980 तक और 81 तक, 1980 सॉरी एक बार फिर से लिखता हूँ मैं, 1980 एंड 1981 तक सब ठीक था। हमारी जनगणना होती थी, पॉपुलेशन सेंसस होती थी, और उसी से ही कोइंसाइड करते हुए हम क्या करते थे, डिसेंशनली यानी हर 10 साल में अपना बेस ईयर चेंज कर देते थे। किस चीज़ का? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का। ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहे हैं? एनएएस की, जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में 2008 और 80-81 तक हर 10 साल पे चेंज होता रहा। लेकिन 1993 में ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि हम इसको नहीं यूज करेंगे। सीएसओ ने बोला कि अब हम जो है एनएसएसओ द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आता है उसका डेटा यूज करेंगे। ठीक है, और ये डेटा फ्रेंड्स हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर जो है रिवाइज होता था, एवरी 5 ईयर, जिसे क्विनक्विनियल कहा गया। ध्यान रखें ये शब्द हो सकता है पूछ ही ले कि जो अपनी ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का जो डेटा होता है वो उसकी रिपोर्टिंग उसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एवरी 5 ईयर है, तो एवरी 5 ईयर ना लिख करके क्विनक्विनियल भी लिख देगा तो भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ तक क्या हुआ था, हमारी सेंसस के आधारित था। सेंसस में क्या होता था सर, ये 10 साल के लिए होता था। फिर ये जो है कहाँ चला गया सर, 5 साल में चला गया। 5 साल में क्यों? क्योंकि सीएसओ ने एनएसएसओ का यूएस डेटा उठा लिया। तो जब ये इन्होंने यूएस निकाला, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे किया, तो वो 2004 और 5 में किया था। तो जो हमारा बेस ईयर था वो 2004 और 5 था, किसका? नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, और फिर 2009 और 10 में फिर करवाया गई मतलब ये गणना की गई, यूएस फिर से निकाला गया एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का डेटा। तो यहाँ पर बेस ईयर 2009 और 10 होना चाहिए था, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि 2008 में पूरी दुनिया मंदी से गुजर रही थी, इसलिए जो डेटा आया वो अच्छा नहीं आया। तो सरकार ने इसे नॉर्मल ईयर मानने से मना कर दिया और इसका सर्वे दोबारा से करवाया गया। 2009 और 10 में तो हुई ही थी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, 2011 और 12 में दोबारा से करवानी पड़ गई।
2011 और 12 में दोबारा से ये गणना करवाई गई, मतलब ये गणना करवाई गई, इसीलिए जो है 2011 और 12 को ही बेस ईयर माना गया, क्योंकि उसी पर ही आधारित था हमारा EUS है ना, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे का जो डेटा था वो 2011-12 का ही था, तो इसीलिए 2011-12 को ही यहाँ पर बेस ईयर बना दिया गया फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर SNA जो है पूरी तरह से कवर हो जाता है। आई बिलीव कि मैंने आपको चीज़ें सही से समझाने का पूरा प्रयास किया है और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।